Welcome to all of our students to Educator of Delhi, our educational channel। तो आज आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम जो एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसमें जो हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं ये कोल्ड वॉर कवर करने जा रहे हैं। तो मैंने कोल्ड वॉर को कुछ इस तरह से कवर किया है कि आपका जो 12th का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वॉर का वो भी कवर हो जाए। तो कोल्ड वॉर जो है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर जो है, जिसको हिंदी में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वॉर वो स्थिति थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में एक कॉमन बात ये देखी गई कि कुछ देश जो थे अपने प्रेस्टीज के लिए, अपनी साख को, अपनी इज्जत को बनाने के लिए या पड़ोसियों पर अपना दबदबा बनाने के लिए जो है अननेसेसरी वार करते थे, यानी कि लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें जर्मनी और मेन जो था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये वॉर चल रहा था। तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो एक बहुत बड़ी स्थिति ये पैदा हो गई कि वर्ल्ड में जो है जर्मनी तो निपट गया था इस वॉर के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन जो है एक बड़ी पावर जो थी देश में वो वर्ल्ड में जो है दो बड़ी पावर पैदा हो गई थी। एक बड़ी पावर थी यूएसए और दूसरी बड़ी पावर थी यूएसएसआर। तो दोनों पावर के बीच में एक ये चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था कि कौन जो है वो बिग पावर है और कौन जो है एक्चुअल पावर है वर्ल्ड की। तो इसका मुकाबला करने के लिए दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, यूएसएसआर भी और यूएसए भी। जो हम कोल्ड वॉर इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, तो कोल्ड वॉर जो है वही है कोल्ड वॉर कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर जो है अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं कोल्ड वॉर को। सबसे पहला जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो लिखा है द कोल्ड वॉर यूएसए वर्सेस द यूएसएसआर। रशिया और अमेरिका के अंदर ये लड़ाई थी कोल्ड वॉर जिसको कहा गया, यानी कि लोग ये दोनों देश जो है फ्रंट में आके लाइन लड़ रहे थे, फिर जैसे एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर है क्या? द कोल्ड वॉर वॉज अ स्टेट ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन powers of the Eastern Bloc, the Soviet Union and its satellite state, and the Western Bloc, the United States and its NATO alliances। देखो क्या था कि दो तरह की पावर थी, एक ईस्टर्न पावर हो गई थी और एक वेस्टर्न पावर हो गई थी। जो ईस्टर्न पावर थी वो सोवियत था, यानी कि रूस था, जिसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे उसके सैटेलाइट स्टेट थे जिन पर यूएसए का प्रभाव था। उन्होंने यूएसए से अलाइंस कर रखा था कि यूएसए जो है उनको मिलिट्री एड देगा, मिलिट्री हेल्प देगा और उनको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्टैंड होने का मौका भी देगा। इसी तरह से जो वेस्टर्न अलाइंस था, जो वेस्टर्न ब्लॉक था, उसकी तरफ जो है नाटो अलाइंसेस थे जिनका अमेरिका से अलाइंस हुआ था। अमेरिका समझौता था कि कुछ भी हो जाए वो अमेरिका उनका साथ देगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो सोशल हो, हर तरह से अमेरिका उन देशों को मजबूत करने का काम करेगा। तो दो गुट अब वर्ल्ड में पैदा हो गए, एक गुट था यूएसए का, अमेरिका का, दूसरा गुट था आपका यूएसएसआर, रशिया का। तो दोनों गुटों के बीच में ये बहुत बड़ी लड़ाई की तरह चल रहा था। दोनों ये चाहते थे कि वर्ल्ड की जो सुपर पावर है वो एक ही हो। यूएसए चाहता था कि वो सुपर पावर यूएसए हो और रशिया चाहता था कि वो सुपर पावर रशिया हो। तो दोनों के बीच में जो है ये शीत युद्ध बड़ी बुरी तरीके से चल रहा था। तो आइए पढ़ते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि शीत युद्ध जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ था। और सेकेंड वॉर ख़त्म हो जैसे हो रही थी और जर्मनी कमज़ोर हो रहा था, तो वर्ल्ड में दो पावर ताकतवर हो रही थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। अब दो ही सुपर पावर थी वर्ल्ड की और दोनों ये चाहती थी कि वो एक दूसरे को डोमिनेट कर पाएँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो किसके बीच में था? अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बीच में था। जो अलाइड फोर्सेस है उसमें कौन कौन सी कंट्री थी? उसमें यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। और जो अलाइड फोर्सेस थी उसमें कौन कौन था? उसमें था आपका एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, ये देश थे। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि सर जो है यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत जो है और यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो साथ मिलकर लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, यानी कि दोनों दोस्त थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा हो गई? तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों के अंदर दुश्मनी तो शुरू में थी, लेकिन वो दोनों मिलकर पहले एक बड़ी पावर जर्मनी को हराना चाहते थे, क्योंकि उस समय जर्मनी जो थी वर्ल्ड की सुपर पावर थी। हिटलर को वो हराना चाहते थे और हिटलर को हराने के लिए दोनों को एक होना ज़रूरी था, तभी हिटलर जो है हार सकता था। तो इसलिए हिटलर को हराने के लिए दोनों ने समझौता किया कि दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हिटलर जो है वो हार सकता है। तो हिटलर को हराने के लिए दोनों पावर एक हो गई, लेकिन जब हिटलर कमज़ोर हुआ और वो हारने लगा तो इन दोनों ने सोचा कि अब तो हिटलर हार रहा है, और अगर हिटलर हार रहा है तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर बचनी चाहिए और वो एक पावर जो होगी वो जर्मनी होगी।
यूएसए ये सोचता था वो पावर यूएसए होगी और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस ये सोचता था कि वो पावर रूस होगी। तो इसीलिए दोनों के बीच में क्लैश यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया था। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू देयर वॉज ओनली द टू पावर लेफ्ट would become the bipolar. The Second World War was ended when United States dropped two atomic bombs on the Japan cities of Hiroshima and Nagasaki in 19 August 1945, causing the Japan to surrender. तो ये वर्ल्ड वॉर जो थी टू जब ख़त्म हुई, कब ख़त्म हुई, जब जापान के दो सिटीज़ जो थी नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो है दो एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे। और ये एटॉमिक बॉम्ब थे, बहुत छोटे एटॉमिक बॉम्ब थे, लेकिन इसके आफ्टर मैथ जो थे, इसके जो ये बात के प्रभाव थे वो बहुत ज़्यादा भीषण थे और लोग जो है वर्षों तक इसके इफेक्ट में रहे। और इवन आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक जो बॉम्ब फोड़ा गया था, डाला गया था, उसके जो आफ्टर मैथ हैं, उसके जो बाद के नुकसान है वो आज भी नज़र आते हैं वहाँ पर। अब हम इसको शुरू करने से पहले हम ये तो समझ ही गए हैं कि जो कोल्ड वार था उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। उसके पीछे बैकग्राउंड यही था कि वर्ल्ड में जर्मनी जो सुपर पावर जब ख़त्म हुआ था, दो सुपर पावर बच गए, अमेरिका और रशिया। लेकिन अमेरिका और रशिया में भी ये लड़ाई थी, दोनों नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था कि दोनों जो है वो सुपर पावर बनना चाहते थे, लेकिन अकेले बनना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरा भी सुपर पावर की गिनती में रहे। तो इसके लिए बॉम्ब जो गिराए थे उसके पीछे भी ये लोगों ने ये बोला कि अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए थे वो रशिया को ये दिखाने के लिए गिराए थे कि हमारे पास जो है एटॉमिक पावर है और हम कभी भी आपको हराने की क्षमता रखते हैं। तो इसके जवाब में जो रशिया था वो भी बहुत सालों तक ये सोचता रहा कि वो अमेरिका के ऊपर किस तरह से प्रेशर बनाए ताकि अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। तो उसने 1961 में ये प्लान तैयार किया। क्या प्लान तैयार किया? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है काफ़ी फेमस इंसिडेंस है हिस्ट्री में, काफ़ी बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? इन अप्रैल 1961 लीडर ऑफ द यूएसएसआर were worried that the United States of America would invade the communist ruled Cuba and overthrow its president Fidel Castro. 1961 में यूएसएसआर को ये चिंता थी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो बॉर्डर पर एक छोटा सा जो स्टेट है उसका नाम है क्यूबा, और क्यूबा का जो है उसको उसके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करके, उसका प्रेसिडेंट कौन था? फाइडल कैस्ट्रो था। उसको फाइडल कैस्ट्रो को हटा के जो है अमेरिका जो है उस पर कब्जा कर लेगा। तो अमेरिका के कब्जे से उसको छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसके ऊपर 1962 में एक प्लान शुरू किया। तो 1962 में जो लीडर था सोवियत यूनियन का, वो नीतिका कुरुक्षेत्र देव थे। उन्होंने न्यूक्लियर जो मिसाइल्स थी वो क्यूबा पे लगा दी। यानी क्यूबा का छोटा सा जो प्लेटू था, छोटा सा जो स्टेट था, उसके ऊपर इन्होंने मिसाइल्स लगा दी, कन्वर्टिंग इनटू द रशियन बेस। उसको एक रशियन बेस बना दिया। इसके पीछे इन्होंने लॉजिक ये दिया कि जो अमेरिका है वो उसके बॉर्डर पर है क्यूबा, और क्यूबा में अगर हम मिसाइल्स लगा देंगे तो अमेरिका के किसी भी पार्ट पर हम कभी भी इजीली मिसाइल छोड़ सकते हैं और पूरे हम अमेरिका पर ऊपर नज़र भी रख सकते हैं अगर यहाँ पे आर्मी बेस बना दे तो। 3 weeks later, America became aware of the US President John Kennedy and his advisory tried to find a solution to avoid the full-scale nuclear war. तो जो 3 वीक बाद जो है अमेरिका जो प्रेसिडेंट था, यूएस प्रेसिडेंट जो था जॉन कैनेडी, काफ़ी फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के और इनका हिस्ट्री में जो है बहुत अच्छा नाम है और काफ़ी बार इनको स्टूडेंट से सुना भी होगा। तो जॉन कैनेडी और उनकी एडवाइजरी कमेटी ने ये सोचा कि अगर हम अभी जो है डायरेक्ट रशिया से वार करने की कोशिश करते हैं तो रशिया जो है वो भी एटॉमिक पावर रखता है और हमारे पास भी एटॉमिक पावर है, तो रशिया और हमारे बीच में ऐसे लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है इसको किसी भी तरीके से टालें ताकि युद्ध ना हो और बिना युद्ध के हम रशिया को हरा पाएँ। तो इसके लिए जॉन कैनेडी ने अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लड़ाई को किस तरह से अवॉइड करें, क्योंकि रशिया ने तो हमारे बॉर्डर पर मिसाइल लगाई दी है। तो उन्होंने क्या किया? बट दे डिटरमाइंड टू गेट द कुरुक्षेत्र टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द क्यूबा। कैनेडी ऑर्डर। कैनेडी ने क्या किया? एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? रशिया को पत्र लिखा। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय कुरुक्षेत्र देव को लिखा और उनको बोला कि भाई आप अपनी मिसाइल हटा दो। अगर आप मिसाइल नहीं हटाएंगे तो आपके जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं आपके, वो जो रशिया आते हैं, आपके जो मालवाहक शिप हैं जो सामान लेके आते हैं, जो आपके ट्रेडर शिप्स हैं, उनको हम रोक देंगे, उनको रास्ता नहीं देंगे अमेरिका के समुद्र को क्रॉस करने का। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में तनातनी का माहौल पैदा हो गया। यूएसए और यूएसएसआर केम टू नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यूएसए और यूएसएस के बीच में जो ये क्राइसिस हुआ था, ये जो वाद विवाद हुआ था, इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इट मेड द होल नर्वस। इसने सबको नर्वस कर दिया। दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट
विच केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर, और इसे कोल्ड वॉर की शुरुआत भी माना जाता है क्यूबन मिसाइल को, कि यहीं से जो है कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशन एंड द सीरीज ऑफ द confrontation between the United States and the Soviet Union, backed by their respective allies. Fortunately, however, the never escalated into a hot war that is full scale was between these two powers. तो इन दोनों पावर्स ने जो था वो नेक टू नेक यानी कि लड़ाई नहीं की, फ्रंट में जाके लड़ने की कोशिश नहीं की, और इसको जो है शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की। फिर बाद में जो है रशिया ने अपनी मिसाइल्स जो हैं वो क्यूबा से हटा ली थी, क्योंकि रशिया को भी ये पता था कि अगर जो है युद्ध हुआ अमेरिका से तो वो न्यूक्लियर युद्ध होगा, और अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो उसमें जो दोनों देशों का भारी नुकसान होगा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी मिसाइलें जो थी वहाँ से हटा ली, अपना आर्मी बेस जो था वो भी क्यूबा से हटा लिया। देयर वॉज accompanied by the real ideological conflict as well as the difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economical and the social life all over the world। जो ये देश थे, जो दो सुपर पावर बन गई थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर जो बन गई थी, अमेरिका और रूस, उनका एक ही प्लान था कि वो चाहते थे कि जितने भी नए देश जो फ्री हो रहे हैं वो उनके गुट में आकर शामिल हो जाएं और उनके गुट को मजबूत करें। तो इसलिए उनकी कोशिश यही रहती थी कि वर्ल्ड में अधिकतर जो भी देश लिबर्टी ले रहे हैं, डेमोक्रेसी आ रही है, वो जो है वो रशिया के साथ चले जाएँ या अमेरिका के साथ चले जाएँ। लेकिन इन दोनों देशों की जो आइडियोलॉजी थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी फ़र्क था, वो अलग अलग थी। ये देश जो है अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम करते थे। जो यूएस था उसके अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही थी, और जो रशिया है वहाँ पे कम्युनिज्म चल रहा था, और जो यूएस है वहाँ पे कैपिटलिज्म था, यानी कि सारा काम जो है वो पूंजीपति करते थे, और जो यूएस है वहाँ पे सारा जो काम है वो गवर्नमेंट करती थी, वहाँ सोशलिज्म चलता था। वहाँ पे इकनॉमी जो थी अंडर कंट्रोल थी गवर्नमेंट के। द ईस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द सोवियत यूनियन वाज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो फॉलो कर रहा था सोवियत, यानी कि रूस फॉलो कर रहा था, और जो कैपिटलिज्म पूंजीवाद की टेक्नोलॉजी थी वो फॉलो कर रहा था अमेरिका। तो इस तरह से दोनों अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो एक अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देश थे, लेकिन उनमें जो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा था वो इसलिए चल रहा था कि वर्ल्ड में अधिकतर पावर को वो अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि वर्ल्ड की जो स्टेट्स हैं, अधिकतर जो कंट्रीज हैं, देश है, वो उनके गुट में शामिल हो जाए, उनको मजबूत करें। तो अमेरिका और रशिया में इसी युद्ध को, जो उनके आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसमें वो फ्रंट में आके नहीं लड़ रहे थे, आगे से बैटल नहीं कर रहे थे, फ्रंट में जाके गोलियां नहीं चला रहे थे, वो पीछे से जो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, और इन षड्यंत्रों को ही कोल्ड वॉर का नाम दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। अब इसमें जब आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं कि जो कैपिटलिस्ट थ्योरी थी अमेरिका की और कम्युनिज्म थ्योरी थी रशिया की, उसमें क्या फ़र्क है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपिटलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म देख लेते हैं। कैपिटलिज्म क्या है? सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी इज प्राइवेट ओन फॉलो द पॉलिसी ऑफ वेस्ट, यानी कि फ्री मार्केट। इसका तीन मेन पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं कैपिटलिज्म के अंदर। वो पहला है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। प्रॉपर्ली इज़ अ प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट ओन होती है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा जो है, जो यूएसए फॉलो करता है वो प्राइवेट सेक्टर का है। फॉलो द पॉलिसी ऑफ द वेस्ट, ये वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो भी अमेरिका के गुट में जुड़ेगा वो। और यहाँ पे मार्केट जो है फ्री रहती है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई के द्वारा अपने आप भी निश्चित हो जाती है कीमतें, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आपके पास इकोनॉमिक्स है तो पहले हमने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ लिया। कैपिटलिज्म को जो है हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। और पूंजीवाद क्या होता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर बता देता हूँ। पूंजीवाद में जो है सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं, सब चीज़ों पर जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती, और सारा काम जो है वो पूंजीपति लोग करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहाँ पे मार्केट जो होती है फ्री होती है। अब जो पॉलिसी रशिया फॉलो करता था कम्युनिज्म, अब हम कम्युनिज्म को समझ लेते हैं। कम्युनिज्म क्या है? सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज टोटलेरियन, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सब काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। अभी अगर हम ये पॉलिसी देखें, कम्युनिज्म पॉलिसी जो है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना में फेमस सरकार है, और जो है रशिया के अंदर आज भी कम्युनिज्म चल रहा है। तो इसके अंदर जो सारा कंट्रोल होता है वो किसका होता है? वो
गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सारा काम जो है गवर्नमेंट करती है। प्रॉपर्टी ऑन बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो सरकार है उसकी होती है सारी प्रॉपर्टी। फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईस्ट, जो भी इसकी पॉलिसी को फॉलो करता था उसको ईस्ट के गुट में शामिल होना पड़ता था। स्टेट कंट्रोल बाय इकनॉमी, स्टेट को कौन कंट्रोल करता था, सॉरी इकनॉमी को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करती है। सारी इकनॉमी का कंट्रोल किसके पास है, स्टेट के पास है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें कोल्ड वॉर जो है उसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा। तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेके 1945 तक चली थी। केम टू एंड विद द डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर लीड बाय द जर्मनी। इसमें एक्सिस पावर की हार हुई थी, और एक्सिस पावर का कौन लीड कर रहा था, जर्मनी, इटली और जापान लीड कर रहे थे। और इसमें जीत हुई थी अलाइड फोर्सेस की। तो अलाइड फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर इसको लीड कर रहे थे। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended when the United States dropped the two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing the Japan to surrender। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुई, और इस वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के साथ ही क्या शुरू हो गया, कोल्ड वॉर शुरू हो गई। और ये कब ख़त्म, कब हुई, ये हुई थी जब यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, दो एटॉमिक बम जो थे, छोटे साइज़ के दो एटॉमिक बम जो थे, वो जापानीज़ दो सिटी थी, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर इन्होंने 1945 अगस्त को ये बॉम्ब गिराए थे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका इस पर आ सकता है कि अगस्त 1945 को बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किए गए थे जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। दिस डिसीजन ऑफ द यूएस बोथ क्रिटिसाइज एंड सपोर्टेड, but the consequences of the end of the second world war was the rise of the two power on the global stage। तो यूएस की तरफ से ये बम बरसाकर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर एक नई वॉर को जन्म दे दिया। और नई वॉर क्या थी, नई वॉर थी वो कोल्ड वॉर। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो गई। अब आगे देखते हैं स्पेकुलेशन अबाउट दिस डिसीजन। अब ये डिसीजन जो लिया गया था कि दो शहर जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी, इसके ऊपर बॉम्ब गिराना है, तो इस डिसीजन के पीछे दो तरह के फोर्सेस काम, दो तरह के विचार थे जो क्रिटिक्स ने दिए। पहले जो पक्ष में दिए, दूसरे जो विपक्ष में दिए। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट दिए उसमें क्रिटिक्स ने क्या बोला है, यूएस नो डेट जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर अननेसेसरी ड्रॉप द बॉम्ब। यूएस को पता था कि जापान जो है वो सरेंडर करने जा रहा है, वो युद्ध में हार चुका है, अपनी हार मान ली है उसने, 1 या 2 दिन में वो सरेंडर कर ही देगा, लेकिन फिर भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए। तो ये बम गिराना सही नहीं था। इसके पीछे जो यूएस के नीयत पर काफ़ी सवाल उठाए गए कि यूएसए की नीयत ख़राब थी। और एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूएस ने बम क्यों गिराए थे, क्योंकि यूएस जो है वो रूस को बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं ही वर्ल्ड की सुपर पावर हूँ, और अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब दिखाने के लिए उसने जापान के दो शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किए। They suggest that US action was intended to stop the Soviet Union from making military and the political gains in the Asia elsewhere, and to show the Moscow that the United States was supreme। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते थे कि यूएस जो है वो सुपर पावर है, मॉस्को जो है वो रशिया की जो है कैपिटल है। तो ये रशियाई कैपिटल को, मॉस्को को भी ये दिखाना चाहते थे कि हम ही सुपर पावर है और हम ही सुप्रीम पावर बनने की काबिलियत रखते हैं। अब इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट, इसके फेवर में तो आर्ग्यूमेंट हो गया, अब इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। सॉरी, इसके फेवर में अब आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, अगेंस्ट में हो चुके हैं। यूएस सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज अननेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप द फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन लाइफ, allies life। Major outcome of the World War II that US and USSR were two superpower rival to each other। मेजर आउटकम जो था उसका वो ये निकल के आया है वर्ल्ड वॉर टू का कि यूएस और यूएसएसआर जो है वो दो सुपर पावर हो गए, और दोनों ही एक दूसरे के राइवल हो गए, यानी कि दुश्मन हो गए। क्योंकि जर्मनी जब सुपर पावर ख़त्म हुआ तो उसके पास दो पावर बच गई, वो एक यूएसए था और एक यूएसएसआर। यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इवेंट एनीवेयर ऑन द अर्थ। इनके पास ऐसी एबिलिटी थी कि ये चाहे तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के किसी भी इवेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। But the Cold War was, in spite of being an intense form of rivalry between the great power, remained at the cold and not hot or shooting war,
It was due to the logic of the difference. The logic of the deterrence means when both sides have the capacity to respond against an attack and it causes so much destruction that neither can afford to initiate war. Two superpower and their allies were expected to behave as a rational and responsible actor. इसने बताया कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो कोल्ड वॉर शुरू होने के पीछे सुपर पावर बनने का सपना था, और ये जो है ये शुक्र है कि ये कोल्ड वॉर ही रही, ये हॉट वॉर नहीं बनी। अगर हॉट वॉर बनती तो इसमें इतनी गोलियां चलती है, इतनी एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता कि ये इसके आफ्टर मैथ आज तक हमें देखने को मिलते, और आज पूरा वर्ल्ड जो है वो बर्बाद हो सकता था इनकी लड़ाई से। इसके पीछे लॉजिक यही दिया गया कि जो दोनों पावर थी वो अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगी हुई थी, और दोनों ये चाहती थी कि वो एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली कहलाए, इसलिए उन्होंने अपने अलाइंस बढ़ाने शुरू किए, और अलाइंस बढ़ने से उनकी पावर भी बढ़ने लगी। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, अब दो पावर थी, उनका एमरजेंस क्या था? द टू सुपर पावर दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर वांटेड टू एक्सपेंड देयर spheres of influence in the different parts of the world. Hence, they decided to take help of the smaller countries. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्मॉलर कंट्रीज़ की जो है वो हेल्प करेंगे। अब देखो दो सुपर पावर हो गई, ईस्टर्न पावर और वेस्टर्न पावर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। अब बहुत सारे जो नई कंट्री थी जो अभी अभी फ्री हुई थी, वो या तो यूएसएसआर के साथ जुड़ती थी या यूएसए के साथ जुड़ती थी। अब उसके पीछे उनको क्या बेनिफिट होता था? जो छोटी छोटी कंट्री जुड़ती थी वो क्यों जुड़ती थी, उसके पीछे जो बेनिफिट है अब हम समझ लेते हैं पहले उसको, कि क्या स्मॉल स्टेट्स थी उनको क्या बेनिफिट मिलता था। दिस स्मॉल स्टेट गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एंड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल मोस्टली रीजनल नेबर। इनको प्रोटेक्शन मिलती थी इनके रीजनल नेबर से। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ मिल जाए, तो इंडिया को एक डर रहेगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो यूएसए उसके साथ आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूएसए गुट की एक देश है, वो है यूएसए गुट का ही देश है, इसलिए वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये प्रेशर हो जाएगा इंडिया के ऊपर, इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अगर फिर भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो यूएसए जो है वो फ्रंट में आके लड़ेगा। किसकी तरफ से लड़ेगा? पाकिस्तान की तरफ से। तो ये छोटी छोटी जो कंट्रीज थी उनको ये बेनिफिट था। द फर्स्ट डिवीज़न टुक प्लेस इन द यूरोप, फर्स्ट डिवीज़न जो थी वो यूरोप के अंदर हुई। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, दस केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न अलाइंस। जो वेस्टर्न यूरोप था उसकी बहुत सारी जो स्टेट्स थी उन्होंने वन साइड डिसीजन लेके वो यूएसए के साथ चली गई, इसलिए इसको वेस्टर्न अलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उन्होंने रशिया को ना चुनकर, क्योंकि रशिया जो है वो ईस्ट में था और यूएसए जो था वो वेस्ट में है, वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए इसका वेस्टर्न अलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। द कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप एंड केम टू बी नोन एज द ईस्टर्न अलाइंस। जो कंट्रीज थी यूरोप की जिन्होंने ज्वाइन किया था सोवियत कैंप को, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें ईस्टर्न अलाइंस के नाम से जाना गया। द वेस्टर्न अलाइंस फॉर्म इटसेल्फ इनटू ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आगे चल के नेटो के नाम से जाना गया। इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन द अप्रैल 1949 विद द 12 स्टेट। 12 स्टेट्स ने सबसे पहले इसको शुरू किया था, इसकी फर्स्ट मेंबर थी। ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1949 में। अब नाटो है क्या ये देखिए। द नाटो डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। नाटो ये कहता है कि अगर कोई भी अमेरिका या उसके अलाइंस के साथ कोई भी मिलिट्री अटैक या मिलिट्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका जो है अपने अलाइंस का साथ देगा और उसे मिलिट्री सपोर्ट देगा। द ईस्टर्न अलाइंस ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न पैक्ट वॉज लीड बाय द सोवियत यूनियन इन इस्टेब्लिश्ड इन 1955। जो ईस्टर्न अलाइंस है उसको वेस्टर्न पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सोवियत यूनियन जो बनी थी 1955 में उसका एक पार्ट है। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर द नेटो फोर्सेस इन द यूरोप। उसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? उसका प्रिंसिपल फंक्शन है कि वो नाटो की जो काउंटर फोर्सेस हैं उनको काउंटर करे। कहाँ पे काउंटर करे? यूरोप के अंदर। द ईस्ट एंड द साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट ईस्ट मिडिल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड एन अलाइंस कॉल्ड द साउथ ईस्ट अलाइंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीटो, एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंटो। तो सेंटो और सीटो जो है दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी रशिया ने,
जिनका काम था कि ये मिलिट्री सपोर्ट देना, किसको देना, उनकी अलायंस स्टेट्स को। मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड ऑफ लूजिंग दियर फ्रीडम। काफ़ी सारी जो कंट्रीज जो अभी अभी नई नई फ्री हुई थी ब्रिटेन के कब्जे से या किसी और जगह से, तो उनको एक डर था कि कहीं वो दोबारा से गुलाम ना हो जाए। क्रैक एंड स्प्लिट विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। द कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विद द यूएसएसआर टूवर्ड्स ईयर इन द लेट 50। और यूएसएसआर जो चाइना जो है, दोनों की आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म की है, सेम है, लेकिन दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1950 के बाद 1950 के आसपास उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। द अदर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। दूसरा अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो इंडिया थी उसने भी अलग से अपना, वो जब इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया ने देखा कि भाई कुछ चीज़ें तो यूएसए के पास बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं यूएसएसआर के पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं यूएसए गुट में शामिल हो जाता हूँ तो यूएसएसआर मुझे अपनी जो भी अच्छी चीज़ें उनकी फैसिलिटी नहीं देगा। अगर मैं यूएसएसआर में शामिल हो जाता यूएसए नहीं देगा। तो इसलिए दोनों का फ़ायदा लेने के लिए इंडिया ने जो एक नया गठबंधन तैयार किया जिसको कहा नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि नैम। सुपर पावर बेनिफिट फ्रॉम द स्मॉल स्टेट। स्मॉल स्टेट से सुपर पावर को क्या बेनिफिट होता है? द स्मॉल कंट्रीज वर टू मोर हेल्प टू द सुपर पावर एज ऑयल मिनरल लोकेशन टू स्पाई ईच अदर एंड टू लॉन्च द वेपन। एक दूसरे को स्पाई करने के लिए, जैसे क्यूबा में जो है मिसाइल लगा दी थी रशिया ने, और क्यूबा जो है अमेरिकन बॉर्डर पर है, तो उसको काफ़ी आसान हो गया पूरे जो है। तो ये जो था, दो संगठन बनाए थे, सीटो और सेंटो। किसने बनाए थे? रशिया ने। और अमेरिका ने क्या बनाया था? अमेरिका ने नेटो बनाया था। तो आगे देख लेते हैं। मेनली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड ऑफ द लूजिंग दियर फ्रीडम। अपनी फ्रीडम को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चिंतित थे। तो उन्होंने क्या किया? एक नया गुट बना दिया, जिस गुट का नाम क्या रखा गया? नैम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसमें हेड जो कर रहा था इसको, वो हम इंडिया कर रहा था, क्योंकि इंडिया भी नया नया फ्री हुआ था उस समय। और इंडिया चाहता था कि रशिया और अमेरिका दोनों से दोस्ती बनी रहे, ताकि दोनों से हमें हेल्प मिल सके, दोनों से हेल्प मिलेगी तो हम जल्दी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे, एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। अब सुपर पावर को क्या बेनिफिट मिलता था इन छोटी छोटी स्टेट से जो सुपर पावर के साथ चली जाती थी? द स्मॉलर कंट्रीज वर ऑफ द मोर हेल्प और टू द सुपर पावर बिकॉज दे वर द मीन्स और टू गेन द वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल मिनरल लोकेशन टू स्पाई ईच अदर। उनको क्या मिलता था? बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को मिलता था ऑयल या मिनरल की लोकेशंस मिलती थी इन देशों से, साथ में वो स्पाई कर सकते थे अमेरिका को या रशिया को। इकोनॉमिक सपोर्ट ऑल्दो भी टू कुड पे द मिलिट्री एक्सपेंसेस। उनको इस कंट्री से इतनी इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती थी कि वो अपनी मिलिट्री, जो उनकी बड़ी बड़ी आर्मी थी, दोनों दो बड़ी बड़ी आर्मी थी, उसके खर्चे को बर्दाश्त कर पाते थे इन्हीं देशों से मिलने वाले रिसोर्सेज की हेल्प से। अब ऐसा नहीं है कि उस समय जो है वो लड़ाइयाँ नहीं हुई, उस समय भी लड़ाइयाँ हुई थी और काफ़ी लड़ाई हुई थी। जैसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर ही हो गई थी, रशिया और अमेरिका ने डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन उनकी जो अलायंस स्टेट्स थी उन्होंने लड़ाइयों का सामना किया। जैसे इंडिया की भी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, चाइना से 1960 में हुई, पाकिस्तान से 1970 में 71 में हुई। तो ये सब लड़ाइयाँ भी थी। तो इसी तरह से जो अलायंस थे, जो यूएसएसआर और यूएसए से मिले हुए, उनके बीच में भी लड़ाई हुई थी। जैसे कोरिया में 1950 से 1953 तक लड़ाई चली, अफ़गानिस्तान में 1979 से 89 तक लड़ाई चली, वियतनाम में जो है 1954 से 1975 लड़ाई चली, क्यूबा में जो है 1962 में लड़ाई चली, बर्लिन में जो है 1948 से 49 के बीच में लड़ाई चली। तो लड़ाई हुई थी, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए कि उससे वॉर हो जाए, यानी कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप लेने। द अरीना ऑफ द कोल्ड वॉर रेफर टू द एरियाज वेयर द क्राइसिस एंड war occurred and threatened to occur between the alliance system but not cross certain limit. The Cold War was also responsible for several shooting wars. कोल्ड वार को जो है सेवरल शूटिंग वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने रोज़ जो है एक नई चुनौती को फेस किया है, इस वजह से। द टू सपोर्टर्स वर पॉइज्ड डायरेक्ट एनकाउंटर इन कोरिया। दो सपोर्टर जो थे उनके बीच में डायरेक्ट एनकाउंटर हो गया था। कब हुआ था? 50 से 53 के बीच में, कोरिया में। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दिस अवेयरनेस एरिनास लाइक द वियतनाम, अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड वॉज स्प्रेड अ न्यूक्लियर वार एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटी। बहुत बड़ा बड़ा दो नुकसान हुआ है। कहाँ पे नुकसान हुआ है? अफगानिस्तान के अंदर और वियतनाम के अंदर, जहाँ पे
जो है अलायंस के नाम पर लड़ाई हुई और लोगों ने एक दूसरे को मार काटा, नुकसान किया उनकी प्रॉपर्टी का। मैनी लाइफ, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इन सम केस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप वर रिपोर्टेड इन द मैनी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर कुड नॉट बी sustains and contributed to the misunderstanding. In some case huge military buildup, बड़े बड़े मिलिट्री जो है वो बिल्डअप की गई थी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द टू सुपर पावर, पर लेकिन ये भी मिलकर उनको इकट्ठा नहीं कर पाए, सुपर पावर जो है वो इकट्ठा नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान वियतनाम में जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर जो है काफ़ी जो लाइफ है ना वो ज़िंदगियाँ जो है वो मौत के घाट उतार दिया काफ़ी लोगों को इस लड़ाई की वजह से। लेकिन इतना शुक्र है कि ये जो वॉर थी एक छोटे और रीजनल वॉर ही रही, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर का नाम मतलब रूप नहीं लिया। और जो रशिया था और जो यूएसए था वो एक दूसरे को धमकियाँ ही देते रहे कि भाई मैं तेरे को पकड़ लूँगा, भाई मैं तेरे को मार दूंगा, या मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा वो बिगाड़ दूंगा। लेकिन दोनों जो है फ्रंट में आके नहीं लड़े और उनके जो अलायंस स्टेट्स थी उनमें लड़ाई ज़रूर होती रही, लेकिन उस अलायंस स्टेट को भी उन्होंने कभी अब वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं दिया। और ये अगर दे देते तो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन जो है बिगड़ सकती थी, क्योंकि सोचो दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर थी और अगर दोनों न्यूक्लियर पावर आपस में भिड़ जाएंगे तो एक दूसरे से न्यूक्लियर मिसाइलों का अटैक होने लगेगा, उससे वर्ल्ड कहाँ बचेगा। हिरोशिमा नागासाकी में कितने सालों पहले जो है इन्होंने 2 एटॉमिक छोटे छोटे बम गिराए थे, उसके आज तक तो इफ़ेक्ट हम लोग झेल रहे हैं। जापानीज़ जो है वो आज तक उसके इफ़ेक्ट झेल रहे हैं, आज तक जो है वहाँ पर एटॉमिक पावर के जो असर नज़र आता है। तो आप सोचो अगर ये वार हो गई होती रशिया और अमेरिका के बीच में तो कितनी बड़ी स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती थी। इन सम केसेस द ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप वर रिपोर्टेड इन द मैनी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर could not be sustained and contributed to the misunderstanding। तो बड़े बड़े जो मिलिट्री पावर दोनों ने जो है अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों देशों के पास बड़ी बड़ी आर्मियाँ थी कि अगर कभी लड़ाई हो जाए तो अमेरिका और जो है रशिया का जवाब दे सके, रशिया जो है वो अमेरिका का जवाब दे सके। लेकिन कभी भी इन्होंने आगे बढ़ के लड़ाई की कोशिश नहीं करी, हमेशा इनके बीच में कोल्ड वॉर ही चलती रही। समटाइम कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल the non-aligned countries played a role in reducing the Cold War conflict। तो कोल्ड वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रोकने का काम किसने किया? वो काम किया 2 ब्लॉक्स, यानी कि जो कंट्रीज थी इनके बीच की जो थी, जो मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया ने जो है बहुत सारी जो वॉर थी उनको ख़त्म कराया। भाई तू मान जा, भाई से बातचीत की कि भाई ऐसा है, तू क्या चाहता है, तू चल ऐसा काम कर कि ये तेरे को आगे से ऐसा नहीं बोलेगा, चलो अब लड़ाई ख़त्म करो। इस तरह से मिलिट्री ने बीच में आके काफ़ी जो है लड़ाइयाँ ख़त्म करवाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर ऑफ द नैम, सबसे ज़्यादा जो मशहूर लीडर हैं नैम के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लेड अ रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द 2 कोरियाज। दो कोरिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसको निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा रोल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों देशों के बीच में बातचीत करके उसको सुलटाया। यानी कि नैम जो था वो ऐसा गुट था जो किसी के साथ नहीं है, ना रशिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है, वो दोनों के साथ है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। भाई हमें क्या मतलब है, यूएसए वाले और रशिया वाली कंट्रियाँ लड़ रही हैं तो वो आपस में एक दूसरे सुलझ लेंगी, नहीं, इन्होंने आगे आके जो है काफ़ी जो लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करवाया। द US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear weapon। बाद में जो है यूएस और यूएसएसआर ने एक संधि पर साइन कर लिया कि ठीक है भाई, ना तो मैं अब जो है नया कोई हथियार का प्रयोग करूँगा न्यूक्लियर पावर का, ना तुम करना, हम दोनों मिलकर जो है वर्ल्ड की भलाई के लिए काम करेंगे और हमारी जो न्यूक्लियर वार है इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। ऐसी संधि पे दोनों ने साइन कर ली। आर्म कंट्रोल स्टार्टिंग इन 1960, 1960 के अंदर दोनों ने जो है अपने हथियारों के ऊपर जो है रोक लगाई, अब जो है हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा वादा दिया एक दूसरे को। The two sides signed the 3 significant agreement within the decade। These were limited test ban treaty। इसमें ये बताया गया कि हमें कोई भी टेस्ट करना, हम एक दूसरे के लिए या अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए या नई नई मिसाइलें लाने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी में क्या होता है, इसमें संधि पर हमने साइन कर दी, भाई तू भी कोई नया न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगा। यानी कि जितनी हमारी न्यूक्लियर पावर बढ़ चुकी है उतनी ठीक है, अब हम आगे से
दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि आगे हम कोई भी न्यूक्लियर पावर या कोई भी नई जो न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब है उसको खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी चैलेंज टू ग्रो द बाइपोलरिटी, बाइपोलरिटी को चैलेंज किया, किसने चैलेंज किया? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABMT की संधि हुई। दोनों देशों ने ये कहा कि हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको अब नहीं चलाएंगे और हम एक दूसरे के खिलाफ उसका प्रयोग नहीं करेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट भी एक काफ़ी अच्छा और बड़ा संगठन तैयार हुआ था। इसमें क्या बताया गया? एंड में बताया गया कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, हम लोग दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। और इन्होंने कोशिश की दोनों के बीच में जो टेंशन थी उसको रिड्यूस करने की। डीकोलोनाइज कंट्री एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, उस समय जो है जो नई नई कंट्री जो आज़ाद हुई थी, डीकोलोनाइज हुई थी, कॉलोनी बना लेते थे। ब्रिटिशर जैसे कहते थे इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी है भाई, और जब पाकिस्तान है वही ब्रिटिश की कॉलोनी है, और जो वेस्ट इंडीज है वही ब्रिटिश की कॉलोनी है। तो ब्रिटिशर ने बहुत सारे अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, यानी कि वर्ल्ड के काफ़ी हिस्सों में। तो धीरे धीरे वो सब कॉलोनीज जो है फ्री हो रही थी, जैसे अफ्रीका भी फ्री हुआ था। तो इन्होंने जो नई नई कंट्रियाँ फ्री हुई थी उन्होंने भारत के साथ गुट निरपेक्ष में जाना, नेम के अंदर शामिल होने की अपनी इजाज़त दी, क्योंकि वो दोनों ही ये चाहते थे कि रशिया और अमेरिका दोनों हमारी मदद करें, और वो तभी हो सकता था जब वो भारत के नेम के साथ जुड़ जाएँ। चैलेंजेस ऑफ बिपोलरिटी, बिपोलरिटी की चैलेंजेस पढ़ लेते हैं। क्या है बिपोलरिटी? नैम वॉज फाउंडेड बाय द 3 लीडर, 3 लीडर थे जिन्होंने मिलकर नैम बनाया था। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो, इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर है गैमल अब्देल नाज़िर, इंडोनेशिया के सुकामो, घाना के क्विनी और क्विनी नकमेरा एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट दैम। इन सब ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया इस संगठन को। कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज, और इन 5 देशों ने मिलकर एक नई नीति के ऊपर चलना शुरू किया, एक नई नीति के ऊपर काम करना शुरू किया। और वो नीति क्या थी? नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम दोनों के साथ हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया इस नीति के अंदर? कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्री, ये 5 कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती थी, कोऑपरेशन होकर काम करती थी। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडरिंग एरिनास, जो कोल्ड वॉर थी वो चल रही थी उसके ऊपर ये रेगुलर बात करती थी कि भाई इन देशों की जो टेंशन है, कोल्ड वॉर की टेंशन को कैसे कम से कम किया जाए। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ द मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल अरीना बाय द 1960, देयर वॉज 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द UN। तो ड्रामेटिक एंट्री जो आई वो किसकी आई थी कि डीकोलोनाइज हो गई थी जो अफ्रीका के अंदर 16 छोटी छोटी स्टेट थी जो उस समय आज़ाद हुई थी, जिसको UN चाहता था कि वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन उसको भी कोशिश किया इंडिया ने जो है बीच में जाकर, या इंडिया के साथ जो भी नॉन नेम की एसोसिएशन थी, नेम की कंट्रीज़ थी, अलाइज थे, उन्होंने मिलकर कोशिश की कि भाई आप जो है वो अमेरिका के साथ मत जाओ, भाई आप रशिया के साथ मत जाओ, आप जो है हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे साथ रहोगे तो हमारा कोई, हम दोनों गुटों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रशिया के साथ जाते हो तो रशिया की पावर बढ़ जाती है, अगर आप अमेरिका के साथ जाते हो तो अमेरिका की पावर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप हमारे साथ आ जाओगे तो दोनों देश जो हैं वो आपकी मदद करेंगे, चाहे वो दोनों गुट जो हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न अलाइंस जो है, दोनों ही अलाइंस आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से जो 120 मेंबर हो गए इसके नैम के, और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हो गई इसकी। द फर्स्ट नैम समिट वॉज हेल्ड इन द 1961 एट द बेलग्रेड, बेलग्रेड में जो है पहला इसका सम्मेलन हुआ नैम का 1961 के अंदर। द पॉलिसी ऑफ सेइंग अवे फ्रॉम द अलाइंसेस शुड नॉट बी कंसिडर आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी। इसमें यह बोला गया कि हम जो हैं वो किसी भी गुट को, ना रशिया गुट को सपोर्ट करेंगे, ना हम अमेरिकन गुट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम फिर भी दोनों के साथ कंसिडरेशन करेंगे, यानी कि न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेट हो जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे, नहीं, हम दोनों के बीच की जो टेंशन है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और अपना इकनॉमी जो है, मार्केट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोनों देशों के साथ मिलकर, यानी कि इकनॉमी और मिलिट्री दोनों तरह की पावर को। नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलिज्म, since isolism means the remaining aloof from the world affair. Isolism sum up the foreign policy of the US from American War of Independence in 1987 up to the beginning of the First World War. जब 1987 में जब अमेरिका फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ, उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई तब तक जो है US जो है काफ़ी मजबूत हो चुका था, उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। In comparison of the non-alignment countries, including the India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the
इन द कोर्सेज ऑफ द पीस। जो अगर हम कंपेयर करें कि अलायंस पावर का जो अलायंस जो कंट्रीज थी जो इंडिया के साथ जुड़ रही थी उस समय पर, उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया इन जो अफ्रीका के जो नए नए देश जो फ्री हुए थे उनको शांति के मुद्दे पर इकट्ठा करने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी टेंशन भी रिड्यूस की अमेरिका की और रूस की। देयर स्ट्रॉन्ग स्टैंड वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट ऑफ द टू पावर टू ब्रिंग दैम इनटू देयर अलायंस। दोनों पावर ने कोशिश की कि जो इंडिया जो है फ्री हुआ है वो उनके गुट में चला जाए यूएसए के, या फिर यूएसएसआर की गुट को ज्वाइन कर ले। लेकिन इंडिया ने अपना एक अलग से नैम का संगठन बना दिया और उसमें काफ़ी देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। नॉन अलाइनमेंट इज़ ऑल्सो न्यूट्रलिटी। इसको न्यूट्रलिटी के नाम से नहीं जाना चाहिए, यानी कि इंडिया जो था वो न्यूट्रल नहीं था। इंडिया जो था वो इंटरफेयर भी करता था काफ़ी। जैसे अफ़गानिस्तान में लड़ाई हुई थी तो अफ़गानिस्तान में इंडिया ने इंटरफेयर किया था उस समय। अमेरिका जो था वहाँ का जो ओसामा बिन लादेन था उसको सपोर्ट करके उसको बड़ा किया था। किसके विरुद्ध बड़ा किया था? रशिया के विरुद्ध बड़ा किया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है वो रशियन आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी और वो ये नहीं चाहता था कि वो उसके साथ चला जाए। इसलिए उसने वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को प्रमोट किया, उसको पैसा दिया, उसका संगठन बनवाया। लेकिन बाद में ओसामा बिन लादेन ने उसी अमेरिका के खिलाफ हो गया और उसी अमेरिका के ट्विन टावर जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ पे हेलीकॉप्टर अटैक किया और उन दोनों को उड़ा दिए। तो न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प and a war. Do not get involved in the war. Do not take any position on the appropriate or morality of the war. Non-alignment. State including the India were actually involved in the war for the various reason. जैसे इंडिया जो है वो कई रीज़न की वजह से जो था दूसरों की लड़ाइयों में इंटरफेयर करता था। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन द अदर्स एंड ट्राई टू एंड द वार्स डेट हैड ब्रोकन। इंडिया की हमेशा कोशिश रहती थी कि कोई भी भाई दो देश लड़ना चाहे तो उनको समझा दिया जाए, भाई तू क्यों लड़ाई कर रहा है, भाई ऐसा है तो लड़ाई मत कर, तो जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करा देंगे तेरे को, तू लड़ना बंद कर दे। तो इंडिया का यही कोशिश रहती थी बड़े भाई की तरह। द चैलेंजेस फॉर द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज वॉज टू बिकम द मोर डेवलप इकोनॉमिकली एंड लेफ्ट देयर पीपल out of the out of property the idea of a new international economic order or originated with this resolution. The United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD brought out a report in 1970 titled Towards the New Trade पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इंडिया को जो है समय ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत थी जो उसके उसके जितने भी गरीब हैं, जो सिटीजन जो है आफ्टर द फ्रीडम वो काफ़ी गरीब थे, उनके पास संसाधन नहीं थे। तो इंडिया की ये कोशिश थी कि अपनी इकनॉमी को मजबूत किया जाए। अगर हमारी इकनॉमी मजबूत होगी तो हम सबके अगेंस्ट जो है खड़े रह सकते। तो इंडिया की यही कोशिश थी शुरू से लेकर अब तक। गिव द LDCs कंट्रोल ओवर दियर न्यूट्रल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। तो LDCs अगर हम कंट्रोल देखें तो वो कंट्रोल ये था कि वो न्यूट्रल रिसोर्सेज नहीं थे, वो एक वाइडर स्कोप था जो इंडिया प्ले कर रही थी, अपना रोल प्ले कर रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के आगे। ऑब्टेन द एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट एंड देयर फॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर और द कंट्रीज़। जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी, जो अभी अभी डेवलप कंट्रीज़ थी, जो अभी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो वो ये चाहती थी कि जो बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका है और रूस है वो अपनी मार्केट में हमें हमारा माल बेचने की इजाज़त दे ताकि हमारी इकनॉमी मजबूत हो। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्री की कोशिश ये रहती थी कि जो उनके अलाइंस कंट्रीज़ है उनकी जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कम से कम हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अमेरिका जो था वो काफ़ी एडवांस था। प्रोवाइड LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो LDCs का जो रोल था वो बहुत बड़ा रोल था इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। इन 1961 एट द समिट इन द बेलग्रेड, इकोनॉमिक इशूज़ has not been very important. By the mid 1970s, they had become the most important issue. As a result, NAM become an economic pressure group. NAM क्या है? इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप है जो एक दूसरे का प्रेशर बनाता है। 1970 में जो है इसका प्रेशर अच्छे से काम कर रहा था और इसने काफ़ी देशों का जो है भला करा दिया इसी प्रेशर के थ्रू। तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोल्ड वार जो है वो टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1970 में जो है इंडिया का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अब हम 1980 में आ जाते हैं, लेट 1980। हाउएवर द नियो मैंने ऊपर बता दिया आपको, इनिशिएट हैड फेडेड मेनली बिकॉज द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हु एडेड द यूनाइटेड ग्रुप वाइल द नॉन अलाइंड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फोर्स फॉर दिस अपोजिशन।
अब इसने क्या किया, जो डेवलप कंट्री थी यूएसए और यूएसएसआर, इन्होंने लालच देना शुरू कर दिया, जो कंट्री इंडिया के साथ नैम में जुड़ी हुई थी, यानी कि जो कंट्री ये कहती थी हम किसी गुट के साथ नहीं, हम दोनों गुट की मदद लेंगे। तो इन्होंने लालच देना शुरू किया, भाई तू मेरे गुट में आ जाएगा तो मैं तेरे को ये सब दे दूंगा, भाई तू मेरे गुट में आ जाएगा तो मैं तेरे को आर्मी प्रोवाइड करा दूंगा, भाई तू मेरे गुट में आ जाएगा तो मैं तेरे को नई नई टेक्नोलॉजी दे दूंगा, भाई तू मेरे गुट में आ जाएगा तो मैं तेरे को प्रोडक्शन के लिए मशीनें दे दूंगा। तो इस तरह से लालच देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इंडिया का नैम, वो जो है धीरे धीरे वीक होने लगा। अब इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या रोल रहा है, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है डिस्कस करने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर के अंदर? इंडिया फॉलोड द टू पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस एंड रिलाइज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ द दिस अलायंस। इंडिया ने जो था छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ को मिला के एक संगठन बना दिया था जिसका नाम नैम था, नॉन अलाइंस मूवमेंट। इसमें वो लोग जुड़ना चाहते थे जो यूएसआर और यूएसएसए दोनों से मदद लेना चाहते थे अपनी इकनॉमी को डेवलप करने के लिए। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फीलिंग अवे बट वॉज इन द फेवर ऑफ द एक्टिवली इंटरवेनिंग द वर्ल्ड फर्स्ट वॉर। नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक द इंटरनेशनल डिसीजन टू सेंटेंस दैट सर्व इज द इंटरेस्ट रेदर द सुपर पावर एंड देयर अलायंसेस। अब इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो भी वो जो है वो ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था इस मजबूरी में, क्योंकि वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो भी वो ब्रिटेन के साथ देखे से लड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने इसको वादा किया था कि वर्ल्ड वॉर में अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। तो इसीलिए इंडिया ने जो है पूरी पावर लगा रखी थी उसके साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी, यानी कि हमें ब्रिटेन ने कभी भी हमारा भला नहीं सोचा और हमें छोड़ ही दिया। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफ्टन एबल टू बैलेंस द सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इंडिया जो है वो बैलेंस करने में काफ़ी कामयाब रहा सुपर पावर को दूसरे लोगों के खिलाफ। इन इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड एंड अनड्यू प्रेशर बाय वन सुपरवाइजर इट कुड tilt towards the other. Neither alliance system could take India for the greater and the badly India's policy on non-alignment was expected. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सेकंड जो रीज़न है वो क्या है, इंडिया ने अपने आप को इग्नोर फील करना महसूस कर लिया और अनड्यूली प्रेशर जो था वो इंडिया के ऊपर बढ़ता जा रहा था। जो सुपर पावर थी उन्होंने अब क्लियर ये कह दिया था कि आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, या तो आपको यूएसए के साथ जाना पड़ेगा या आपको यूएसएसआर के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया जो अभी भी इसी पॉलिसी के ऊपर टिका हुआ था कि वो किसी से अलाइंस नहीं करेगा, और दोनों की ज़रूरत है इंडिया को अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि वो रशिया से जो है हथियार लेता था उस समय और अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी लेता था। तो इसलिए उसको दोनों ही देशों की जरूरत थी। इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, वो एक्साइज ऑन अ नंबर ऑफ कोर्ट्स, देयर आर मैनी रेफर टू द क्रिटिसिज्म। इसके काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए जो इंडिया की पॉलिसी रही नैम का। लोगों ने कहा कि भाई इंडिया जो है अपने फ़ायदे के लिए दोनों का, इंडिया जो है वो एक तरफ नहीं जाना चाहता, इंडिया जो है दोनों का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो रशिया के साथ भी चलना चाहता है, वो जो है वो अमेरिका के साथ भी चलना चाहता है। तो इस तरह से भाई काम नहीं चलेगा, एक गुट तो इंडिया को अपनाना ही पड़ेगा। तो इंडिया, लेकिन इंडिया हमेशा से ये कहता रहा कि भाई वो लड़ाई के खिलाफ है, वो शांति का प्रिय देश है, वो ये चाहता है कि वर्ल्ड जो है वो शांति से चलता रहे, उसमें किस तरह की कोई रोक टोक ना हो। तो अगर हम ये देखें कि जो नैम है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो इंडिया ने शुरू किया था, क्या आज भी वो जिंदा है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आज भी वो जिंदा है। आज भी जो है वर्ल्ड में दो पावर ही काम कर रही हैं, यूएसएसआर और यूएसए। यही दोनों पावर आज भी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में लगी हुई है। लेकिन कोल्ड वार जो पहले बहुत ज़्यादा बिगड़ी स्थिति में था, तो अब वो ऐसा नहीं है, अब जो है काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आज ही है। तो मैं, आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर क्या गुट निरपेक्ष अभी भी चल रहा है? क्या नैम का जो संगठन इंडिया ने तैयार किया था, क्या आज वो एग्जिट करता है? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, वो एग्जिट करता है। जो नैम की लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी, और 2009 के बाद अभी तक भी कोई नहीं हुआ। लेकिन ये कह सकते हो कि आप ये इतना एक्टिवली अब पार्ट नहीं कर रहा जैसे पहले करा करता था। लेकिन फिर भी हाँ, ये संगठन अभी भी जिंदा है, इसको मरा हुआ आप कह नहीं सकते। आज भी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई हुई है। तो नैम का संगठन आज भी जिंदा है। तो यहीं पे अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपको एक बार फिर ये बता देता हूँ कि जो ये वीडियो है कोल्ड वार, ये मैंने इसलिए बनाया था कि कोल्ड वार जो है वो 12th की पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, और काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से एनसीईआरटी ने इसको बुक में कवर किया है। तो मैंने फिर भी आपको वीडियो बनाकर जो है इजीली समझाने की कोशिश की है कोल्ड वार को। तो सबसे पहले मोटा मोटा यही बैठाना है कि जो कोल्ड वार है वो है क्या। तो कोल्ड वार जो है वो इतना ही है, आपको जो मन में बैठाना है वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो दो सुपर पावर बच गई थी, रशिया और अमेरिका। और दोनों सुपर पावर के मन में ये थी
कि वो एक दूसरे को ख़त्म कर दें ताकि एक ही सुपर पावर वर्ल्ड में बचे। लेकिन दोनों फिर भी डरते थे। दोनों इसलिए डरते थे कि दोनों जो है वो इक्वली जो है ताकतवर थे, दोनों जो है बराबर के ताकतवर देश थे, रशिया भी और अमेरिका भी। तो दोनों को ये डर लगता था कि भाई अगर हम लोग फ्रंट में जाके लड़ेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, दोनों ही देश शायद ना बचे और दोनों ही देश ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों ही जो है ना न्यूक्लियर पावर देश थे, न्यूक्लियर कंट्री थे। उनके पास पता नहीं कितने सारे तो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें थी और कितने सारी उनके पास जो थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, उतने कितने सारे हथियार उन्होंने तैयार कर रखे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर वो चलाने आ गए तो ना तो अमेरिका बचेगा ना ही रशिया बचेगा। लेकिन फिर जो बाद में अभी हम रशिया का डी इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि रशिया जो है बाद में बट गया। इसके पीछे भी अमेरिका का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। अमेरिका ने जो था रशिया को कमज़ोर करने के लिए रशिया का जो है डिवीज़न कर दिया था, और वो डिवीज़न जो है बाद में जाके रशिया के लिए काफ़ी कमज़ोरी साबित हुआ। लेकिन रशिया आज भी जो है सुपर पावर है, ऐसी बात नहीं है कि रशिया जो है इसके बाद कमज़ोर हो गया। रशिया फिर संभल गया। और अभी जो यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद तो आपको पता ही है कि रशिया ने किस तरह से अपनी सुपर पावर दिखा। और ये भी एक कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल है कि अमेरिका पीछे से तो कहता रहा कि वो यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन के साथ है, लेकिन उसने अपनी फोर्सेस जो है कभी भी यूक्रेन नहीं भेजी। जबकि यूक्रेन ने जो है नेटो की संधि साइन की हुई थी, और नेटो के अकॉर्डिंग अगर उसके किसी भी अलाइंस कंट्री के ऊपर जो अमेरिका के साथ है कोई भी मिलिट्री अटैक होता है तो उसमें फ्रंट में जाकर अमेरिका जो है इसकी मदद करेगा। लेकिन फिर भी यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने जो अपनी आर्मी नहीं भेजी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, और आगे मैं और भी टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस जो है 12th क्लास उसको कवर करूँगा। और एक बात और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूं, जो BLLB के स्टूडेंट हैं जो कोल्ड वॉर का ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कोल्ड वॉर, क्योंकि टॉपिक सब्जेक्ट तो सेम ही है आपका BA का और यहाँ पे 12th का पॉलिटिकल साइंस। तो इसको आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर लिखने के लिए। तो मैं आगे आपके और भी हेल्प के लिए इस तरह के जो वीडियो है क्लास 12 से जुड़े हुए ये बताऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ कमियाँ उजागर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जो है 12th का वीडियो जो है लॉन्च कर रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल पर पहला वीडियो है ये क्लास 12th का। तो मेरी कमियों को उजागर करें ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। और फ्रेंड, आपके जो कमेंट हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे 12th के सब्सक्राइबर भी मेरे BLLB की तरह बहुत सारे हो जाए और मैं अच्छी तरह से आपकी हेल्प कर सकूँ, जिस तरह से BLLB वाले स्टूडेंट जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। एक बात और मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूं कि जो ये नोट्स है जो मैंने आपको स्क्रीन पे एक PDF फाइल को शेयर किया है, इस PDF फाइल के थ्रू ही मैंने पूरी वीडियो बनाई है। ये पूरी जो PDF फाइल है ये आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली पे मिल जाएगी। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स को लिख सकते हैं, और अगर ना लिखना चाहें तो PDF फाइल जो है इंस्टाग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इस नोट्स को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज करके बताइए, मैं आपको PDF फाइल जो है वो सेंड कर दूँगा। तो आप वहाँ से भी मेरे से PDF ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम मुकेश किरार है और अब मैं 12th के लेक्चर मैंने आज से शुरू कर दिए। तो आगे आगे मैं 12th के और भी वीडियो आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो के बारे में जो भी आपके बहुमूल्य कमेंट होंगे उनका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। होप आपकी कोल्ड वॉर से जुड़ी सभी समस्याएं आज ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।